जो हमारा जीवन है वो एक रंगमंच की तरह है। हम सभी को एक पार्ट दिया गया है, अपना अपना कैरेक्टर है। जीवन के इस खेल को असली समझ बैठे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है वो उस रोल को ऐसे उसमें रम गया है कि बस मैं डॉक्टर हूं, ये मैं इंजीनियर हूं, या मैं ये हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चेतना हूं। जो रोल हमको मिला है इस रोल को सबसे अच्छे निभाएं तो ही हमारी प्रगति होगी। क्रिकेट जो खेल है सर, वो बिल्कुल हमें जीवन को परिभाषित करते हुए दिखाई देता है। मुझको सिर्फ वो आंख दिख रही है। खेल एक ध्यान का दूसरा रूप है और लीडर्स की क्वालिटी ये है कि हम वैरागी हों। हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वो खेल से होती है। बचपन में एक अलग तरीके के खेल होते हैं। सामाजिक जब हम व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक अलग तरीके के खेल शुरू होते हैं। प्रोफेशन में जब हम आते हैं, व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो उसके खेल अलग तरीके के शुरू होते हैं। तो पूरा जो हमारा जीवन है वो खेलों की प्रक्रिया से आगे बढ़ता रहता है। वो खेलों के तरीके और उनके रूप रंग बदलते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश चौधरी और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हूं हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में। और हम आज अपनी जिंदगी को खेलों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और आज फिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। कहते हैं सर कि जो हमारा जीवन है वो एक रंगमंच की तरह है। हम सभी को एक पार्ट दिया गया है, अपना अपना कैरेक्टर है कि भाई इसको आपको सफलतापूर्वक निभाना है और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाना है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाना है। तो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से जीने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में खुशी लाने के लिए उन पात्रों को, उन कैरेक्टर्स को कैसे निभाया जाए कि हमें खुशहाली मिले, हमारे जीवन में खुशहाली आए। मनुष्यता की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जीवन के इस खेल को असली समझ बैठे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है हम ये पूरा का पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ये स्वयं अपने आप में रंगमंच है। और इस रंगमंच में हर व्यक्ति को एक पार्ट मिला हुआ है, एक रोल मिला हुआ है। उस रोल को उसको निभाना है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपने आप को वही रोल ही समझ लिया। मैं ही ये हूं। किसी को रोल मिला है ड्राइवर का, किसी को रोल मिला है डॉक्टर का, किसी को इंजीनियर का, किसी को एक्टर का, किसी को म्यूजिशियन का। वो उस रोल को ऐसे उसमें रम गया है कि बस मैं डॉक्टर हूं, ये मैं इंजीनियर हूं, या मैं ये हूं। इसी में इस गफलत के कारण वो सबसे ज्यादा दुख में है। अगर ये जान जाए कि मैं ये नहीं हूं तो शायद सारा दुख ही खत्म हो जाए और सारा जो चिंतन है, जो परेशानी है, जीवन का जो दुख है, वो सब खत्म हो जाए। अगर वो ये व्यक्ति जान जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, न केवल मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। मन भी इस शरीर द्वारा संचालित हो रहा है, इस शरीर की आसक्ति में संचालित हो रहा है। इसलिए दोनों हमारे साथ अटखेलियां करते हैं और मैं इन दोनों को न केवल शक्ति देता हूं, ये दोनों मेरी ही शक्ति से चलायमान है, लेकिन मैं दृष्टा हूं, मैं इन दोनों में से नहीं हूं। तो मैं एक चेतना हूं। जो चेतना है वही मैं हूं। जब तक ये चेतना इस शरीर के अंदर रहती है, इस मन के अंदर रहती है, तब तक हम जागृत रहते हैं, तब तक हम सब काम कर पाते हैं। और जो ही चेतना इस शरीर से अलग हुई तो शरीर निर्जीव हो जाता है, शव हो जाता है। और इसको आप 24 घंटे भी नहीं रख सकते। जो इतनी लंबी आयु तक 100 साल तक आपको जीवन देता है, उसके निकल जाते ही एनर्जी हो जाता है। तो यदि हम हर पल ये याद रखें कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, न मैं मन हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं, रूह हूं, चेतना हूं। जो चेतना है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द है जी, उसको परिभाषित करने के लिए। और मैं इस ब्रह्मांड की चेतना का, ब्रह्मांडीय चेतना का एक हिस्सा हूं। इसलिए जब ये अगर जान जाए आप और इसको 24 घंटे अनुभव करने लगे
तो आपको सारे आकर्षण और जो सारे विकर्षण हैं, जो सारा द्वंद है जीवन का, वो खत्म हो जाएगा और आप सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर बन जाएंगे। और एक्चुअली करना क्या है हमको? करना यह है कि जो रोल हमको मिला है, इस रोल को सबसे अच्छे निभाएं, सबसे अच्छी तरीके से निभाएं। जब सबसे अच्छी तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाएंगे तो ही ऑप्टिमम रिजल्ट होगा और तो ही हमारी प्रगति होगी। आप ये समझिए कि हमारा जन्म हुआ क्यों है। जन्म इसलिए हुआ है हमारा कि मैं जब ये शरीर पाता हूं, जब तक शरीर नहीं मिलता है तब तक मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता हूं। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर के द्वारा ही सब कुछ करता हूं। मैं मन भी नहीं हूं, लेकिन इसी मन के द्वारा मैं सब काम करता हूं। लेकिन दोनों में भेद है। तो इस शरीर को हमको जो मिला है, ये वरदान है, उस ब्रह्मांडीय शक्ति का वरदान है जो हमको मिला है, इसका भरपूर उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ रोल अपना निभाऊं तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो मेरी स्थिति को और उन्नत करेगा। तो हमारा जन्म जो हुआ है और जन्म से शरीर छोड़ने तक का समय, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जब हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बात हम भूल गए हैं। अगर इस बात को हम याद रखें तो परफॉर्मेंस कुछ और होती है। और जब उस परफॉर्मेंस में जब आप उसकी दृष्टि के अनुसार काम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और उससे जो उसके खुद के जो गुण हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं, तो आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। क्योंकि हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स है, जिसको हम अपना पिता कहें, परम पिता कहें, कुछ भी कहें, उस चेतना से जब जुड़ जाते हैं तो मेरी शक्ति असीम हो जाती है और फिर वो जो परफॉर्मेंस निकलती है अद्वितीय होती है। अद्वितीय निकलती है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं इसमें एक बहुत बड़ा जो उदाहरण मानता हूं, वो आजकल क्रिकेट का टाइम चल रहा है, आईपीएल का टाइम चल रहा है और बहुत ही लोकप्रिय खेल है ये। और ये लोकप्रिय खेल अभी से नहीं है, ये लोकप्रिय खेल द्वापर युग से है, जब भगवान श्री कृष्ण जो है कंदुकेन और उससे जो है ना खेला करते थे यमुना के किनारे। इस संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, दर्शन के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में, अनुशासन के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में, अगर मुझे सबसे बैलेंस्ड जो खेल लगता है, हालांकि सभी खेल रोचक होते हैं, सभी खेलों में अनुशासन होता है, सभी खेलों की स्ट्रेटजी लगभग एक जैसी होती है, जैसे सभी धर्मों का एक निष्कर्ष, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके के खेल, भिन्न भिन्न तरीकों का एक निष्कर्ष। ऐसा दर्शन की तरफ हम जाएंगे तब पाएंगे। क्रिकेट खेल जिसका आजकल काफी वो चल रहा है, अभी आईपीएल चल रहा है और चारों तरफ क्रिकेट लवर्स तो हर घर में है ही, हम सभी क्रिकेट लवर्स हैं। तो क्रिकेट जो खेल है सर, वो बिल्कुल हमें जीवन को परिभाषित करते हुए दिखाई देता है। जब मैं उसको देखता हूं गौर से, तो एक पक्ष है, एक विपक्ष है। एक तरफ हम जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो एक वो कंडीशन होती है, और जब हम बैटिंग नहीं कर रहे होते हैं एक कंडीशन वो होती है। और इस खेल में मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, जब मैं खेलता हूं तो उसको जब देखता हूं उस समय कोई भी याद नहीं रहता है, इवन ईश्वर भी याद नहीं रहता है। हम कभी भी ईश्वर को याद करके बैट से हिट नहीं करते हैं और कभी भी ईश्वर को याद करके बॉलिंग नहीं करते हैं कि हम किसी को बोल्ड कर सकें। एक ऐसा निष्काम भाव क्रिएट होता है क्रिकेट के खेलते समय कि उस समय बस ये लगता है कि मैं और मेरा लक्ष्य बिल्कुल अनुशासन में और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होता है। सब पर्टिकुलर उसके जो खिलाड़ी होते हैं, एक रेंज व्यवस्था है, बहुत ही अनुशासित। मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का जो एक जो ऑरा है, जो अनुशासन है, ग्रह इधर उधर घूम रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं भी कोई टकराहट नहीं है। कोई भी ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से टकराए बिना आराम से गुजर रहा है, काम हो रहा है। उसी तरीके से क्रिकेट में जो ऊर्जा दिखाई देती है खिलाड़ियों की, आजकल तो बहुत जोश है। तो थोड़ा सा क्रिकेट को या खेलों को संदर्भ में लेते हुए हम अपने जीवन को कैसे अनुशासित कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, स्वास्थ्य की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा सर हमें बताएं। दो चीजें हैं, देखिए, 2 या 3 चीजें हैं। एक तो सभी खेल
हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज जो कराते हैं लाभदायक वो होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए हर व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए और विशेष तौर से जो आउटडोर खेल है वो जरूर खेलना चाहिए। इसलिए नहीं खेलना चाहिए कि इससे कोई प्रतिस्पर्धा करनी है, इसलिए खेलना चाहिए कि हमें अपने आप को शरीर की वर्जिश करनी है और हम स्वस्थ रहें। तो एक तो इससे लाभ ये होता है। दूसरा, इससे लाभ एक बहुत ही निष्काम कंपटीशन होता है। हमें ये नहीं लगता कि हम किसी को दूसरे को बिल्कुल गिरा देंगे, मार देंगे। आपकी एकदम ऊर्जा ऐसे बढ़ जाती है कि आपको परफॉर्म करने का एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। लेकिन इस समय एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर यदि हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ इंगित करेंगे, बस मैं ही जीतूंगा, तो वो हानिकारक है। आप खेल को खेल की भावना से करें, ब्रदरहुड से करें, तो वो आपके लिए लाभकारी है। लेकिन एक अगर जिसे कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, वो उचित नहीं है। लेकिन उसी के साथ आपकी एकाग्रता की बहुत महत्ता है, जो हम ध्यान में यूज करते हैं। कि हम ध्यान में पहला स्टेज क्या होता है हमारा, पहले हम अपने आप को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एकाग्र करते हैं, विचारों को पीछे करते हैं, विचारों की जो तारतम्य है, बहुत स्पीड है, उसको स्लो डाउन करते हैं और उसके बाद उसमें फोकस करते हैं। और फोकस करने के बाद तब हम अपने आप को उस लक्ष्य को भेजते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल महाभारत में है कि महाभारत में जिस समय अर्जुन वहां पर स्वयंवर में गए थे, तो उनसे जब ये पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तेल में देख करके उसकी आंख को भेदना था। तो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से, गुरु ने जब उनसे पूछा तो अलग अलग तरीके से किसी ने डिस्क्राइब किया कि ऊपर मछली दिख रही है, ऊपर आसमान दिख रहा है, आसमान में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अर्जुन ने कहा नहीं, कुछ मुझको सिर्फ वो आंख दिख रही है। सारे विचारों को शांत करते हुए उस आंख को देख करके उसने तीर मारा और तीर सही जगह पे लगा। हम जब भटके होते हैं, चारों तरफ भटकाव होता है, कभी एक विचार, कभी दूसरा विचार, कभी तीसरा विचार, तो उस समय फिर हमारे अंदर वो एकाग्रता नहीं रहती है। इसलिए खेल न केवल खेल की भावना, बल्कि खेल एक ध्यान का दूसरा रूप है। जैसा अभी आपने बताया कि जब हम खेलते हैं तो हमें कुछ याद नहीं आता है, और हम ध्यान में करते क्या है, हम चाहते हैं सब तरफ से ध्यान हटाकर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आप को फोकस करते हैं। पहला काम यही है, इसी को हम आनापान कहते हैं विपश्यना में। उसके बाद जब एकाग्र कर लेते हैं अपने पूरे ध्यान को, तब उसकी यात्रा को शुरू करते हैं, अपने शरीर के पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, पूरे उस ऊपर वाले ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। और सब जगह रह करके हम उस यात्रा में अपने आप को यह शरीर नहीं समझते हैं, अपने आप को इसके अंदर की जीवनदायिनी शक्ति को समझते हैं, उस चेतना को समझते हैं। जब उसकी एनालिसिस करते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर बनते हैं। खेल में भी हम लोग बहुत ज्यादा जिस तरीके से स्वार्थी तरीके से काम होता है, वो भी बहुत नुकसानदेह है। कि अब उसके साथ बहुत सारी बेटिंग शुरू हो गई, बहुत सारा धन लग गया है, बहुत सारी चीजें लग गई, तो आपका ध्यान उस खेल में नहीं रहता है, आपका ध्यान उस धन में चला जाता है और दूसरे 100 तरीके के आकर्षण हो जाते हैं, उनमें चला जाता है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बढ़िया काम होता है खेल का, जिसका हमको पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए। खेल हमारे अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर उन हार्मोन्स को पैदा करता है, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को पैदा करता है जो हमको खुश रखते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ये हार्मोन को, वो डोपामीन है, ये 4 हार्मोन हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। ये चारों हार्मोन की मात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होती है। जब इतनी सिक्रीट होती है तो आपको अकारण खुशी मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक ही रिक्वायरमेंट है। जो भी काम हम करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करें, व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ करें, वो सब का अंतिम लक्ष्य होता है खुशी, खुश रहना। और खेल में बिना किसी लक्ष्य की खुशी प्राप्त होती है। लक्ष्य खेलना ही है। खेल में जीतना हारना लक्ष्य नहीं है। वो जीत हार तो हम जितनी एकाग्रता से फोकस करके अपना काम करेंगे, वो जीत हार मिलेगी। लेकिन उसको छोड़ करके जो हमको एक साइड में जो एक मुझे
खुशी मिलती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उस खुशी के लिए हमको सबको खेलना चाहिए स्वास्थ्य के साथ साथ, क्योंकि न केवल फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं वो मुझको स्वस्थ रखता है, बल्कि वो सारे के सारे हैप्पी हार्मोन्स भी हमको स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके अपने अतीत में जाके देखते हैं तो चाइल्डहुड में, जैसे जब मेरा मेरा ग्रामीण परिवेश था, तो खेलों को एक हमारा पर्टिकुलर टाइम जाता था और वो खेल भी बहुत ही मिट्टी से जुड़े हुए खेल हुआ करते थे। कबड्डी, खो खो, भाग दौड़, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए खेल हुआ करते थे। और अभी जो आजकल के बच्चों का अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जो हमारी जो जनरेशन है 90s की 80s की, और अभी के जो बच्चे हैं, तो बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप के खेल आजकल हो गए हैं कि फर्श पर हो रहे हैं, स्केटिंग हो रही है, और खास तौर से इंटरनेट से संबंधित जितने भी गेम हैं वो वीडियो गेम, बच्चे इतने एडिक्शन में आ गए हैं कि वो वीडियो गेम खरीद के और दिन दिन भर उसी के ऊपर जो है अपना दिमाग वो खराब करते रहते हैं। तो इन खेलों में और वो जो खेल थे, खेल किस तरीके के होने चाहिए, मेरा प्रश्न ये है। देखिए जितने भी खेल जिसमें शरीर की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है वो खेल बहुत नुकसानदायक है शरीर के लिए। पर्टिकुलरली जैसे आपने वीडियो गेम्स की बात करी, इंटरनेट की गेम्स की बात करी, इनमें होता क्या है जब हम इनको खेलते हैं या ऐसे ही और भी तमाम चीजें हैं, जैसे आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं और उसको बार बार जब देखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन वगैरह पैदा हो जाती हैं। और वो जब पैदा हो जाती हैं तो वो जो है आपको खुशी देती हैं। तो आप इसके प्रोडक्शन के एडिक्शन में चले जाते हैं, तो फिर बार बार आपको वही खुशी चाहिए, बार बार वही खुशी चाहिए। तो इसलिए जब आप कभी आप कोई मोबाइल में किसी तरीके का, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई रील हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे कि आपने जहां थोड़ी देर 3-4 स्क्रॉल किए फिर आप घंटों निकाल ले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन में वो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन वो पैदा कर रहे हैं, डोपामिन पैदा कर रहे हैं, और वो आपको उतनी टेम्परेरी खुशी देते हैं। लेकिन जो ही आपने उससे ध्यान हटाया तो ही आपको एग्जॉस्शन मिल जाता है, फिजिकली मेंटली दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप, और समय की बर्बादी अलग से है। तो इसलिए कभी भी हमें इस टेम्परेरी एडिक्शन में नहीं पड़ना चाहिए। मैं यहीं पर ये बात कहना चाहूंगा कि जितने नशे हैं, इन नशों में भी यही होता है। जब आप किसी नशे की लत में पड़ते हैं तो उस नशे को लेने से आपके ब्रेन के अंदर ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स ये एकदम रिलीज होते हैं प्रचुर मात्रा में। तो जब रिलीज होते हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा यूफोरिया होता है। वो थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाता है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ग्लानि में आते हैं कि यार ये क्या किया मैंने, क्यों बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, एनर्जी बर्बाद की, शरीर खराब किया। तो उस फिर दोबारा थोड़ी देर बाद, जो 24 घंटे के बाद, फिर आपको उसी बात का लगता है कि फिर वो मुझे ऑक्सीटोसिन चाहिए, वही एंडोर्फिन चाहिए, वही सेरोटोनिन चाहिए, फिर आप उसी में चले जाते हैं। इस तरीके से इस एडिक्शन को बार बार रिपीट करते हैं। तो कभी भी इस तरीके के एडिक्शन में पड़े तो अपने आप को बिल्कुल एब्स्टेन कर लें, अलग कर लें, और एक झटके में होता है। इट डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, ये कोई बहुत लंबा समय नहीं चाहिए। आपको बस एक संकल्प कि मुझे यह नशा, चाहे किसी चीज का हो, वीडियो गेम का हो, किसी और दूसरे इंडोर गेम का हो जिसमें शरीर की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, या किसी ड्रग का हो, किसी अल्कोहल का हो, या सोशल मीडिया का हो, आप एक झटके में तो छोड़ सकते हैं, कतई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट यही है कि आप उसमें अपने संकल्प की शक्ति को तेज करें, और तेज करने के बाद उस पर अडिग होकर के बैठ जाएं, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग अपनी इच्छा शक्ति में संकल्प लेके आते हैं और वो सारी बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। यस्टरडे ही मैंने एक मरीज देखा, उनकी डायबिटीज जो है 8.9 थी, HbA1c, और उनका शुगर 200 फास्टिंग था, 400 450 उनका बीपी था। एक संकल्प लिया कि नहीं, आज से मैं ये सब जिनकी वजह से हो रहा है, एडिक्शन की वजह से, सब छोड़ दूंगा, ये भोजन करूंगा, ये काम करूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन यदि मैं एज ए डॉक्टर खाली दवाई लिख दूं, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, और खाओ, ये करो, तो नहीं ठीक होने वाला। मैं कभी भी किसी मरीज को इतनी ढेर सारी दवाई नहीं लिखता, एक मैक्सिमम 2, दैट्स ऑल। बाकी उसको जीने का तरीका बताता हूं, कैसे जियो, कैसे भोजन करो, क्या खाओ क्या ना खाओ, कब सो, कब जगो, कब क्या काम करो,
क्या विचार करो, ध्यान करो, ये सब पूरा सिखाते हैं। लोग बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं, और ठीक ऐसे ही नहीं होते हैं, परमानेंट ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। खेलों का जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है, तो मोटी मोटी जो मुझे बात समझ में आई है वो यह है कि खेल जब किसी लालच या जब किसी आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ जाते हैं तो वो जुआ का रूप ले लेते हैं, मेरे ख्याल से, जो मोटा मोटा मैं समझ पाया हूं। क्योंकि जुआ अपने आप में गलत है, वो भी एडिक्शन है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े आपने जुआ घर देखे होंगे, आजकल तो मॉडर्न कैसीनो हो गए हैं, जिनमें वहां लोग आते हैं और लाखों लाखों रुपए लेकर लुटा चले जाते हैं। जुए में का अगर आप एनालिसिस करें तो जुए में कोई भी नहीं जीतता है, जुए में सिर्फ जुआ घर जीतता है। अंतिम लाभ उसी का ही होता है। उसके बाद भी लोग आते हैं, बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, लॉस वेगास अमेरिका का बना हुआ, वहां लाखों की संख्या में मशीनें लगी हुई है। वहां तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट में भी मशीनें लगी हुई हैं, कि आप जा रहे हैं, चलते चलते भी वहां जो आपको लगी है, खेलते होंगे तभी तो लगी है। अरे उनका तो जीडीपी ही कई देशों का और ऐसे यहाँ मकाऊ में है, वहां भी लगी हुई, और यूरोप में भी बहुत जगह लगी हुई। इन दो बड़े बड़े शहरों में तो लाखों की संख्या में लगी है। लॉस वेगास में तो हमें लगता है लाखों से कम नहीं होगी। और पूरी दुनिया के सारे लोग वहां जुआ खेलने जाते हैं। मैं तो एक बार भी मैं उस मशीन में नहीं बैठता हूँ, अगर घूमने में गया हूं तो मैं कहता हूँ ये तो एडिक्शन वाली चीज में बैठ गए तो नशा होने लगेगा, इसलिए बैठो नहीं। मैं पूरे जीवन में एक बार इस मशीन में बैठा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। अच्छा। और ये 1989 की घटना है, मैं नेपाल गया था, काठमांडू में। तो नेपाल में वहां पर ये था कि जो फ्लाइट से जाते हैं तो उस फ्लाइट के टिकट जो है वो एक टिकट में 200 रुपए की कूपन वो देता है। तो एक रुपए के एक टिकट में 200 रुपए कूपन देता था। तो अब वो कूपन होते थे फ्री। तो एक और शाम को वहां बस भी आती है, और उस बस से वो ले जाते हैं, और उस बस से ले जाकर के उसके अलावा उनके यहाँ पर खाना और पीना दोनों फ्री होता है। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि भोजन फ्री है। शाम को गए, घूमने टहलने गए वहां, अब 200 रुपए मेरे पास थे, एंड ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस है। तो 200 रुपए के उसने कूपन दिए, तो कूपन दिए तो मैंने कहा ठीक है, तो फ्री है, तो मैंने उसमें डाला। तो एक वो वाला होता है, जैकपॉट वाला मशीन होती है, खनखना करके पैसे गिरते हैं उसमें। तो मैंने डाला, जितने भी थे उसमें मैं डालता, एक बार वो ऐसा हिट किया कि पूरा कटोरा भर गया। जब पूरा कटोरा भर गया, उसके बाद जो आदमी उसमें था, मशीन के सामने खड़ा था, आई वाज डिलाइटेड। मैं कहा इतने देखो पैसे एकदम मिल गए। उसकी तरफ देखा, वो बैंक फेसिस, उसके चेहरे में ना खुशी ना गम, क्योंकि उसका चला गया है या उसको खुशी हुई। मैंने कटोरा उठाया, उसको दिए, जो यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं कहा ये अगर दोबारा रिपीट किया तो एडिक्शन हो जाएगा। कभी नहीं छुआ, आज तक नहीं छुआ। एग्जैक्टली। और क्योंकि सबको ये काम, क्योंकि ये एडिक्शन लायबिलिटी, एक बार आप फंस गए तो आपको रोज लगेगा ये खेले, आज जीते नहीं। अब जुआ में जीत जाने के बाद भी आदमी उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता? इसलिए उठता थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर, और जितना जीता हुआ और जेब से सब डूब जाता है। महाभारत की कथा से बड़ी कौन सा एग्जाम्पल है? सही बात है। सब कुछ लुटा बैठे एक जुए में। मुझे तो सर आज तक ऐसा कोई जुआरी नहीं मिला, कैसीनो में हो चाहे कहीं भी उसने क्लब में खेला हो, ऐसा जुआरी नहीं मिला मुझे आज तक जो जिसने ये बोला हो कि मुझे जुए से फायदा हुआ है और मैंने जुए से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। आज तक नहीं मिला। वो ऐसा सिर्फ है। अभी जैसे ये चल रहा है, मैं इसलिए इस बात को और एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं कि क्रिकेट चल रहा है। मैंने क्रिकेट में जो सट्टा लगाते हैं लोग, इतने लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं। वो क्रिकेट का गेम अलग है, वो गेम अलग है, और क्रिकेट की बेटिंग अलग है। हाँ, वो दोनों अलग चल रही है, दोनों अलग चल रही है। और ये जो बेटिंग वाला काम है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब आपका जीवन बर्बाद करने वाला है। बिल्कुल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है। और कई बार तो सर ऐसा होता है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब ये जानते क्या किस बात का फायदा उठता है? ये उसी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म है, इसका ये फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली। कि हम एडिक्ट हो जाते हैं उन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ब्रेन के अंदर, उनके हम एडिक्ट हो जाते हैं। और फिर ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं कि वो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। और अंतोगत्वा न केवल धन से,
तन से और मन से तीनों गंवा देते हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियली कनेक्शन किसी भी खेल के साथ जुड़ जाने से वो क्यों जुए में बदल जाता है, इसका मैंने उदाहरण देखा है कि मैच फिक्सिंग जब होती है, मैच फिक्सिंग में बोला जाता है कि आपको हारना है और हारने के पैसे आपको डबल मिलेंगे, तो प्लेयर्स हारते हैं। तो ये तो लोभ है, लालच है। और लालच आज की तारीख में अगर आप देख रहे हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा इसी लालच के कारण कितना विध्वंस हो रहा है। बिल्कुल। वो एक स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आज दुनिया एक दूसरे को मारे डाल रही है, एक देश दूसरे देश को मारे डाल, किस लिए मार रहा है? लालच के लिए। हमारा कब्जा सब में हो जाए, सारा धन सिर्फ मेरे पास आ जाए। एक कंट्री कहता नहीं, कुछ नहीं बचेगा, हम इसको जीने नहीं देंगे, सारा धन इसका ले लेंगे। तो लालच है। और कौन सा ऐसा आदमी है, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो और चाहे किसी देश का प्रेसिडेंट हो, कोई साथ अपने ले जा पाया? आवत संग न जात संगाती, का उसके कभी हो बाद भी नहीं समझ बरपारे आता है। हाथी। उसके बाद भी समझ आता है और वही काम रिपीट करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर पल उसकी याद में रहो, हर पल उसके साथ रहो, सब कुछ करो, लेकिन याद रखो, उसकी याद में रहोगे तो खुश रहोगे, बस सफल रहोगे और आनंद में रहोगे। और जीवन खेल खेल में निकल जाएगा। और जीवन को एक खेल समझो, खेल समझो। और जीवन ही खेल है। अब जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल देते हैं, राजा जनक वैरागी थे, उनसे बड़ा संत इस धरती पे नहीं हुआ है, और वो सब काम करते थे, राजपाट करते थे, पूरा का पूरा राजपाट चलाते थे, सारे सारे काम करते थे, उसके बाद भी कहीं लगाव नहीं था, कहीं जरा से भी कोई चिपकाव नहीं था, सबसे बड़े उच्च स्तर को प्राप्त हुए। बिल्कुल। तो ये बात अगर हम सब छोटे छोटे, हम सब राजा हैं, हम चाहे छोटे 5 आदमी के राजा हैं, 10 आदमी के राजा, हर आदमी इज ए लीडर एंड ही हैज टू लीड हिज लाइफ। तो उसके लिए ही हैज टू डेवलप दोस फीचर्स, दोस क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। और लीडर्स की क्वालिटी ये है कि हम वैरागी हों, हम कोई किसी चीज से आसक्ति ना हो, करें सब कुछ लेकिन अटैच ना हो। तो अटैच नहीं होंगे तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। कई बार जब हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें रियल लगने लगती है। जैसे अभी मैं पाकिस्तान की कुछ क्लिप्स को देख के बड़ा मैं मुस्कुरा रहा था कि जब धुरंधर 2 इधर रिलीज हुई और धुरंधर फिल्म देखने के बाद में वहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था इतनी सक्रिय हो गई कि वो अपने वहां पर जो बेचारे काम करने वाले कामगार हैं, छोटे छोटे गरीब आदमी है, उनको जासूस समझ के और उनका पूरा जांच पड़ताल, मतलब फिल्म से कोई व्यक्ति कैसे इतना इंस्पायर हो सकता है। हम लोग जब फिल्म देखते हैं, कई बार मुझे भी इतना रियलिस्टिक फिल्म लगती है कि रियलिस्टिक सिनेमा होता है कि लगता है नहीं सच है, फिर हमें सोचना पड़ता है नहीं नहीं ये सिनेमा है। तो अगर इसी तरीके से सर हम अगर अपनी लाइफ को ये सोच लें कि ये लाइफ जो ऑब्स्टिकल्स है, जो व्यवधान आ रहे हैं लाइफ में, जस्ट इज अ पार्ट ऑफ गेम, बिल्कुल खेल है। मैं यहीं पर इंगित करना चाहूंगा कि यदि फिल्में भी प्रेरणादायक बने, वो बहुत कुछ मिरेकल्स कर सकती हैं। जैसे एक फिल्म का नाम मैं बताऊंगा आपको, मंगल मिशन है। उस फिल्म में इतनी बढ़िया तरीके से उन क्वालिटीज को दिखाया गया जो क्वालिटीज आदमी को सफल बनाती हैं। उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं उसको यहाँ बता देना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ समूह था जो कि मंगल यान भेजने के लिए अंतरिक्ष में बनाया गया था अपने भारतवर्ष का, और उसके अंदर ऐसी निराशा बैठी थी कि सब ने मन बना लिया था कि ये प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो सकता है। अब जब आपने सबने ये अपनी धारणा बना ली है कि प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता, तो होगा ही नहीं सफल। उसमें जितने लोग पोस्टेड थे उस सारे लोगों, पोस्टिंग वाले लोगों ने धारणा बना रखी थी। तो एक डायनामिक आदमी आया, उसने कहा नहीं ये बिल्कुल गलत है, और उसने आकर के उन सारे लोगों के अंदर वो ऊर्जा भर दी कि आप सब, हम ये मंगल जो मिशन है हमारा, ये पूरा होकर रहेगा। और उसने कैसे शुरू करी, लोगों के अंदर निराशा थी तो उसने सबसे पहला काम किया कि सब मिलके एक परिवार की तरह लोग रहेंगे। हर एक का पहला काम उसने किया कि खुशी मनाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। तो हर एक आदमी का उसने बर्थडे बनाना शुरू किया। बर्थडे के दिन पहला काम ये करते थे, केक काटने के साथ ये संकल्प लेते थे कि ये मिशन सफल होगा और हम सब मिलके करेंगे। और अल्टीमेटली वो पूरा परिवार इतना ऊर्जा से भर गया वो मिशन का कि वो पूरा सफल हुआ, न केवल फिल्म में बल्कि वास्तविकता में भारतवर्ष सफल हुआ। और इसी वजह से हुआ। तो फिल्में
अगर आप नकारात्मक तरीके से बनाएंगे, गलत धारणाएं अगर प्रचारित करेंगे तो समाज का नुकसान करती हैं। बिल्कुल सर। और ये जैसे धुरंधर फिल्म जैसी बनाई गई, नकारात्मकता से भरी हुई है, समाज को विकृत कर रही है, ऐसी फिल्मों से देश का और समाज का बहुत नुकसान होता है। लोग ये क्यों भूल गए हैं कि हम मानवता के लिए जीते हैं, हम ये धर्म और संप्रदाय के लिए नहीं जी रहे हैं। अगर आप संप्रदाय के लिए जी करके और गलत सलत धारणाएं प्रसारित करेंगे तो लोगों का नुकसान करेंगे, समाज नीचे की स्थिति में जाएगा और हिंसा बढ़ेगी। ये हमारा काम हिंसा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हिंसा आसुरी काम है। हमारा काम है प्रेम बढ़ाना, सौहार्द बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करना। तो ये काम हमको करना चाहिए, कितने भी पैसे पैदा कर लें आप, लेकिन अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपको जीवन में, इसी जीवन काल में आपको वो दिन देखने पड़ते हैं कि आपको समझ नहीं आता। मैं आपको बता दूं, इस जगह मैं ये बात बड़ी प्रमुखता से कहता हूं जी। मैं डॉक्टर हूं, अस्पतालों में ढेरों अस्पताल मैंने बनाए हैं, लेकिन जिस समय मैं आईसीयू के अंदर जाता हूं, मुझे इतना, चूंकि मैं ध्यान करता हूं, देखता हूं हर व्यक्ति को, मैं गहराई से जब उसका ऑब्जर्वेशन करता हूं ध्यान से, तो देखता हूं इसने क्या क्या किया जीवन में जो आज इसकी दशा है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग देखता हूं, मुझे लगता है बताइए क्या जीवन में कमाया, किस लिए जीवन में जिया कि आज ये दशा हो रही है, और हर एक की हो रही है। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई बहुत धनाढ्य है या बहुत पावरफुल है उसकी दशा ऐसी नहीं हो रही है। सब लोगों की दशा ऐसी हो रही है, इसीलिए पूरी धरती के सारे मनुष्य बीमार हैं, सारे मनुष्य भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं। और जब पीड़ा मिलती है, जब दुख मिलता है, तब समझ नहीं आता है क्यों हो रहा है। इसलिए हर वक्त सजग रहिए, हर वक्त संकल्पित रहिए कि मुझे सिर्फ अच्छे कार्य करना है, लोक कल्याण के लिए करना है। मैं 24 घंटे ही सोचता हूं कि मेरे शरीर से हे प्रभु सिर्फ और सिर्फ दूसरों का कल्याण कराओ। अगर यदि कल्याण नहीं कर सकता तो मेरे पास वो व्यक्ति ना आए जिसका कल्याण ना होना हो। मैं ये अपने घर में प्रार्थना करता हूँ। मैं बचपन से मेरी आदत थी कि मैं ये प्रार्थना करता था सवेरे सवेरे, हे प्रभु सिर्फ उन्हीं रोगियों को मेरा भेजो जो ठीक होने वाले हों। क्योंकि मैं जब किसी की मृत्यु होती है या कोई नहीं ठीक होता है तो मैं अंदर से आहत होता हूं, मैं उसको अपना हिस्सा समझने लगता हूं। मैं सोचता हूं ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, खराब नहीं है, लेकिन मेरी ये भावना रहती है कि वो लोग ठीक हो जाएं। और मैंने ये भी महसूस किया है कि अच्छी भावना से बहुत सारे ऐसे असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। एक मैंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, मैं बताना चाहूंगा कि आप यदि किसी रोगी का इलाज डिवाइन ब्लेसिंग के साथ करें तो उसकी रोग दूर करने की क्षमता कई लाख गुना बढ़ जाती है। और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने कैसे किया कि बहुत सारे मरीज आते हैं यहाँ कि गंभीर परिस्थिति में होते हैं, और गरीबी हमारे भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है, ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। एक समय के बाद उनके पास धन का अभाव हो जाता है और वो बिल्कुल पैसे देने की कंडीशन में रहते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि यदि इलाज किया जाए तो इस संभावना है कि शायद बच भी जाएं, शायद बच भी जाएं। न बचने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन बचने की संभावना बिल्कुल खत्म नहीं होती है, लेकिन होगी तभी जब उनका इलाज पूरे ढंग से किया जाएगा। अब परिवार गरीब हो गया, पैसे हैं नहीं, तो इलाज कैसे किया जाए। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, खुद अपने अस्पताल में किया, मैं बहुत बार करता हूँ ये, और पूरे स्टाफ को, जो क्रिटिकल मरीज जहाँ भर्ती किए जाते हैं आईसीयू में, उनको ये संदेश रहता है कि यदि कोई मरीज इस वजह से परेशान हो कि मेरे पास धन नहीं है और मैं इलाज नहीं करा पा रहा हूँ और मेडिकली उसको इलाज की जरूरत है, इस बात के लिए जरूरत है कि हाँ ये हो सकता है ठीक हो जाए, ये संभावना है कि ठीक होने की, उस मरीज को कहता हूं कि इस मरीज को अस्पताल को अडॉप्ट करना चाहिए, और मैं उसको अस्पताल में अडॉप्ट कर लेता हूं। फिर उसके मरीज से कहता हूं बस तुम प्रभु से प्रार्थना करो और हम लोग सेवा कर रहे हैं, दवा खर्चा सब अस्पताल पे करता है। और मैंने उन मरीजों को देखा है जिनकी बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद नहीं है, वो मरीज ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्यों ठीक हो जाते हैं, जब मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा इनके अंदर कोई अस्पताल के किसी काम से नहीं वे ठीक हुए हैं। अस्पताल तो सबके साथ वही काम करता है, लेकिन जो डिवाइन ब्लेसिंग मिली है, जो प्रभु की शक्ति लगी है उसके अंदर, वो उसको ठीक कर देती है। और एक नहीं, मैंने कईयों मरीज में देखा है। एक तो अभी 1-2 महीने पहले था, उसको मैंने देखा, मरीज सवेरे सवेरे कई दिन से था, और जब मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये मरीज ठीक हो सकता है।
बस यूं ही मैंने कहा तो ठीक हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं, इंटरेस्ट ऑपरेशन का केस था और उसको निराश हो चुके थे कि उसका ऑपरेशन करना है। मैंने कहा नहीं, ट्राई करो उसको। फिर मैंने जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए होता है, रैल्स ट्यूब, फ्लेटस ट्यूब, एनिमा का काम किया और ईश्वर की कृपा देखिए नेक्स्ट डे उसका सब साफ हो गया और बिल्कुल बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया वो। तो डिवाइन ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जब इलाज करो सब भूल जाओ, उस समय सिर्फ उसको याद करो और उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु इसको ठीक कर दो। इससे न केवल मरीज ठीक होता है बल्कि आपके जो सारे के सारे गुण हैं, जो सारे के सारे भविष्य है, वो आपका बहुत ऊपर सुधर जाता है। कहाँ आप पूछते हैं, आपको अंदाजी नहीं। उस मरीज के आंख की एक ट्विंकल, उसके आंख की एक चमक जो खुशी देती है, वो मैं तो समझता हूं मुझे किसी धन से, पावर से, किसी से नहीं मिली। तो इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि आप उसके लिए काम करिए। और जब उसके लिए काम करते हैं तो जो लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं, मेरा अपना मानना है धन की वर्षा होती है, धन उनके यहाँ आता नहीं है। और जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा आपसे बहुत दूर भागता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, डेफिनेटली। लेकिन यही पेशा सिर्फ ऐसा है कि जिसको खेल खेल में नहीं लिया जा सकता। अगर डॉक्टर कहीं ओटी में जाके खेलने लग जाए तो फिर सारी कहानी ही उल्टी हो जाएगी। हमको हर तरह से, हर तरीके से सेवा भाव से जुट जाना चाहिए। बिल्कुल, सेवा भाव से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। सर आपने आज खेल खेल में ही सही, और आज खेलों को कॉन्सेप्ट बना के, खेलों के माध्यम से इतनी गहन बातें हमारे दर्शकों को और हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी इस समय सब चल रहा है, आईपीएल को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग खेलों के ऊपर भी कभी कभी बीच बीच में चर्चा ऐसे करते हैं। नहीं, बिल्कुल खेलें, स्वच्छ मन से खेलें, निर्भीक होकर खेलें, लेकिन कोई किसी लोभ ना खेलें। बिल्कुल, उसको जुआ ना बनने दें, खेल को जुआ बिल्कुल नहीं बनने देना है। उसको प्राकृतिक रूप से, जो जैसे सर ने बताया कि डोपामाइन और जो सेरोटोनिन वगैरह जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स, वो प्राकृतिक खेलों में रिलीज होते हैं, जिनमें कहीं भी आर्थिक आपका अवलंबन नहीं होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज सभी को मार्गदर्शन देने के लिए। अगले पॉडकास्ट में सर आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।